हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ पाइल फाउंडेशन। लास्ट क्लास में हम बियरिंग कैपेसिटी स्टार्ट किए थे। बियरिंग कैपेसिटी ये क्या था आपका? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो इसमें दो केस थे, आपका शैलो फाउंडेशन था, शैलो फाउंडेशन, और दूसरा है आपका डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन। सो लास्ट क्लास में हम लास्ट चैप्टर में हम शैलो फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किए। अब इसमें हम डीप फाउंडेशन देखेंगे। डीप फाउंडेशन उसी को हम बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन भी बोलते हैं। इसमें कौन सा फेलियर होता है? हम टोटल कितने टाइप के फेलियर देखें? एक आपका है GSF डेट इज जनरल शेयर फेलियर, एक है LSF डेट इज लोकल शेयर फेलियर। इसका फाई आपका ग्रेटर देन 36 का आंकड़ा होना चाहिए, 36 ग्रेटर देन 36। ये फाई ये आपका यहाँ से एक कर दो, यहाँ पर 6 एज इट इज तो नहीं लिखोगे ना, यहाँ 8 कर दो, ठीक है? तो यहाँ का 28 हो गया। 28 36 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर भी 8 ही बचेगा, है ना? तो ये आपका 28 हो गया, लेस देन 28 डिग्री, तो ये आपका LSF हो गया। और एक होता है पंचिंग शेयर फेलियर। तो इसमें आपका पंचिंग शेयर फेलियर होता है, ठीक है? हम देखे थे ना पंचिंग शेयर फेलियर क्या होता है। सपोज ये आपका ग्राउंड है, तो आपका सपोज ये आपका फाउंडेशन था, ये हम शैलो का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सेटलमेंट है बहुत डीप तक चले जाता था और ये हीविंग नहीं होता था सॉइल में। सॉइल में कुछ सॉइल सरफेस में कुछ ट्रांसफर नहीं होता था और आपका ये सेटलमेंट आपका बहुत ज़्यादा रहता था एज कम्पेयर्ड टू आपका जनरल शेयर फेलियर में और आपका लोकल शेयर फेलियर में। तो ये आपका LSF रहता था। तो पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में हमेशा पंचिंग शेयर फेलियर होता है। अब जब आपको डीप तक जाना पड़ रहा है या पाइल बनाना पड़ रहा है, तो ग्राउंड को क्या करना है? बहुत डीप तक जाना पड़ रहा है, तो उसमें तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। जितना डीप तक जाओगे, सॉइल के डीप में जाओगे, तो उतना कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है इसका? अगर लोड्स आर हैवी, बहुत ज़्यादा लोड है, हम देखे थे अगर शैलो फाउंडेशन है, सपोज उसका कुछ कैपेसिटी है Q, तो इसमें जो Q रहेगा ना, ये ड्यू टू पाइल और ये आपका ड्यू टू शैलो, तो आपका लोड कैपेसिटी पाइल में बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू शैलो। तो आपका लोड आर हैवी, अगर हैवी लोड है तो हम पाइल में जाते हैं। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स रहते हैं हमारे घर रहते हैं, वो उसमें पाइल फाउंडेशन यूज़ नहीं किया जाता, पाइल्स यूज़ किया नहीं जाता, या डीप फाउंडेशन नहीं करते, वो शैलो में ही हो जाता है, ठीक है? या फुटिंग या फाउंडेशन यूज़ नहीं करते। जो शैलो है, शैलो, उसमें फुटिंग फाउंडेशन ये सब यूज़ करते हैं। फुटिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया, ये सब। और जो आपका डीप है, उसमें हम डीप है, इसमें हम पाइल यूज करते हैं, है ना? पाइल। पाइल आपको शायद सुने होंगे या देखे होंगे, किसी इंडस्ट्री में अगर काम चल रहा होगा तो कहीं इंटर्नशिप में गए होंगे, तो वहाँ पर मेनली आपका पाइल्स इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है? तो इसमें लोड कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। लोड्स आर हैवी या सॉइल इज पुअर। लोड आर हैवी तो ठीक है, अगर हम बोले कोई सॉइल है आपका, कोई सॉइल है, यहाँ आप कुछ भी इसको डिग कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो लोड ही यहाँ पर जो सॉइल वीक है, यहाँ पर लोड नहीं ले पा रहा है, मतलब बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो इसको क्या करेंगे? इसको बहुत डीप तक ले जाएंगे। डीप तक क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नीचे का सॉइल की कैपेसिटी ज़्यादा हो, इसलिए डीप तक ले गए, इसलिए हम पाइल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इफ लोड्स आर हैवी, सॉइल इज पुअर। दूसरा इन एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल में आपका पुअर कैपेसिटी रहता है टू ट्रांसफर लोड्स इनटू हार्ड स्ट्रेटम। अब आपका ऊपर वीक है, पूरा सॉइल ही वीक है, सपोज पूरा सॉइल आपका वीक है ना? तो आपका नीचे में क्या है? हार्ड स्ट्रेटम है। हार्ड स्ट्रेटम है तो वहाँ पर आपका कैपेसिटी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हम डीप तक जाते हैं या पाइप फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तो रेजिस्ट अपलिफ्ट लोड और हॉरिजॉन्टल लोड। अपलिफ्ट लोड क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। और टू रिड्यूस सेटलमेंट। सेटलमेंट इसमें आपका टजागी से, जो आपका शेलो में यूज होता है उसमें ज़्यादा होता है और आपका पाइल में ये आपका कम रहता है, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। अब ये हम देख लिए कि फाइल्स क्यों ज़रूरी है, लेकिन उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी तक थ्योरेटिकल चल रहा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? अभी से बोल रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, तो एकदम ये मत करना कि इसको रट के जाना है, 5 पॉइंट से याद कर लो, बिल्कुल पाँचों में से एक भूलना नहीं, ऐसे मत करना। एक बार रीड कर लो, याद रहा, ठीक है? वैसे अगर समझोगे तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही, क्यों यूज़ किया जाता है। पाइल नीचे जा रही है, नीचे क्यों जा रही है? नीचे आपका सॉइल, जितना नीचे जाओगे सॉइल आपका और टफ होते जाता है ना, मतलब बियरिंग कैपेसिटी बढ़ते जाता है। क्यों नीचे टफ रहता है या नीचे क्यों जाते हैं ऊपर? क्योंकि लूज रहता है, ठीक है? ये आप अगर थोड़ा सा भी रीड कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, ये भी आपका थ्योरेटिकल है, ज़्यादा एकदम डीप में नहीं जाना है, बस एक बार रीड कर लेना है। कॉम्पैक्शन पाइल, टू कॉम्पैक्ट सॉइल।
ठीक है, यूज इन लूज सैंड एंड मीडियम सैंड्स। टेंशन पाइल टू रेजिस्ट अपलिफ्ट लोड देखेंगे। आपका बेटर पाइल इंक्लाइंड लोड के लिए यूज होता है या रेजिस्ट लेटरल लोड। जब भी आपका इंक्लाइंड लोड लग रहा है या लेटरल लोड लग रहा है तो उसमें हम जो पाइल है ना उसको इंक्लाइंड इंस्टॉल करेंगे, इंक्लाइंड करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बेटर लोड, है ना। अगर आपका पाइल ऐसा है उसको टेंशन लोड लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ लोड लग रहा है, तो आपका टेंशन पाइल हो गया। कॉम्पैक्ट लग रहा है, कॉम्पैक्शन है, तो आपका कॉम्पैक्ट पाइल हो जाएगा। और ये आपका लूज एंड मीडियम सैंड हो रहा है, इसको ठोक के अंदर डाल रहे हैं ना, अगर कुछ फोर्स से अंदर डाल रहे हैं तो आपका लूज एंड मीडियम सैंड में होता है। एंकर पाइल टू एंकर द स्ट्रक्चर। फेंडर और डॉल्फिन पाइल फॉर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर। वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर के लिए फेंडर और डॉल्फिन पाइल यूज किए थे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इतना ध्यान नहीं देना। अब जो कॉम्पैक्शन पाइल है कांट बी यूज्ड इन क्ले, क्यों? सिंस फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले नीडिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड हियर वाइब्रेशन अकर। तो जो कॉम्पैक्शन है ना, सपोज आपका जो कॉम्पैक्शन है, सपोज इसको देखते हैं, आप एक घर में कोई आप डब्बा देखे होंगे जिसमें आप राइस के पार्टिकल्स देखे होंगे, ठीक है, ये तो सब कॉमन है, राइस ले लो या दाल ले लो, जो लेना है। अब इसमें आप एक काम करो, आप पेंसिल डालो, पेंसिल या कुछ भी ऐसा पाइल टाइप का लंबा हो, सिलेंड्रिकल ऐसा भी हो या स्क्वायर भी हो तो भी चलेगा, तो उसको अंदर डालने की कोशिश करो। अंदर कैसे जाएगा? इसको थोड़ा शेक करेंगे, इसको थोड़ा फोर्स लगाएंगे या शेक करेंगे तो अंदर तो जाते जाएगा ना। तो शेक क्या होगा? ये एक तरीके का वाइब्रेशन है, ये एक तरीके का वाइब्रेशन। ठीक है, ये क्या हुआ? ये एज अ सैंड बिहेव करता है ना, सैंड पार्टिकल्स। एक एक पार्टिकल्स अलग रहते हैं, उसमें फ्रिक्शन रहता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अलग रहता है। अब आपके सबके घर में कुछ गमला भी होगा, है ना, प्लांट्स वंट्स कुछ होंगे, उसमें क्या रहता है? आपके क्ले रहते हैं, सैंड में तो नहीं उगते ना, तो कुछ क्ले रहेंगे। अब उसमें पेंसिल डालो, अब वो अंदर जाएगा क्या? वो अब शेक करने से अंदर जाएगा क्या? शेक करने से नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। उसको नीडिंग एक्शन से अंदर जाएगा, है ना। नीडिंग एक्शन क्या, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वही बोला कि कॉम्पैक्शन पाइल किसके कारण जाता है? वो वाइब्रेशन के कारण जाता है। तो कॉम्पैक्शन पाइल को हम क्ले में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले, सॉरी, कॉम्पैक्टिंग ऑफ क्ले इज डन बाय नीडिंग एक्शन, और नीडिंग एक्शन हम यूज नहीं करते कॉम्पैक्शन पाइल में, ये हम वाइब्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें मेनली फॉर्मूला ही आएगा, बेसिकली आपका न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा पता चल जाए कि थोड़ा फील आ जाए कि पाइल होता क्या है, हम पाइल और फुटिंग फाउंडेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड ट्रांसफर होता है उसके बेसिस में क्लासीफाई किए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो थ्योरेटिकल है, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल बनता है ना, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड रहते हैं। एक रहता है आपका फ्रिक्शन पाइल, फ्रिक्शन पाइल, ठीक है। ये क्या हुआ? सपोज आपका ग्राउंड सरफेस है, अब आप इसमें पाइल डाले, है ना। पाइल क्यों डाले? ऊपर का सॉइल की कैपेसिटी कम है, कोई भी रीज़न है, सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है या जो भी है ना, या आपका, ठीक है, जो भी रीज़न है, जो भी 5 रीज़न बताए गए थे उसमें। अब इसमें क्या है, जो सॉइल नीचे है ना उसका भी कैपेसिटी कम है, ये हार्ड, ये अभी तक एक तरीका, एक कारण तो ये रहता है कि नीचे हार्ड स्टेटम रहे, तो ये तो आपका लूज है, और ये भी क्या है, ये आपका लूज है, मतलब जो यहाँ पर कैपेसिटी है ना वो भी इसके कारण, हार्ड स्टेटम के कारण नहीं आ रही है। तो ये जो स्ट्रेंथ है या कैरिंग कैपेसिटी इस पाइल का किसके कारण आएगा? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। जो लोड आ रहा है ना, सपोज जो भी लोड है उसको कौन बैलेंस करेगा? ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, तो उसी को हम फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। दूसरा आता है आपका एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग पाइल। इसमें क्या होता है, सपोज आपका ग्राउंड सरफेस है, इसमें आप पाइल इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। अब इसमें जो लोड अप्लाई हो रहा है ना उसको कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर रहा है, उसमें जो नीचे जो सॉइल है ना ये आपका हार्ड हो गया, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इससे ग्रेटर है, ये आपका लूज है, ये आपका हार्ड है, तो यहाँ पर एंड बियरिंग आपका जो है ना वो आपका ज़्यादा रहता है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? ये एंड बियरिंग बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा था, यहाँ पर एंड बियरिंग बैलेंस कर रहा था, डिफरेंस ये। अब तीसरा है आपका फ्रिक्शन कम एंड बियरिंग, फ्रिक्शन कम एंड बियरिंग, नाम से समझ में आ गया। ऐसा पाइल, सपोज ये एक पाइल है, ये आपका क्यू है, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन भी बैलेंस कर रहा है और एंड बियरिंग भी बैलेंस कर रहा है, दोनों बैलेंस कर रहा है, तो आपका फ्रिक्शन कम बियरिंग सॉइल हो गया, ठीक है। आपका फ्रिक्शन पाइल। अच्छा, डीप फाउंडेशन होता है, डीप और शैलो में डिफरेंस था। डीप में क्या रहता था कंडीशन? डीप में रहेगा जो डेप्थ है ना वो इज ग्रेटर देन विड्थ हो गया, और जो आपका शैलो है उसमें आप था कि जो विड्थ है वो ग्रेटर था डेप्थ से, तो ये ध्यान रखना, डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका
विड्थ। जब भी पाइल है, पाइल का डायमीटर रहता है, विड्थ क्या हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ पाइल। तो ये आपका डायमीटर नहीं है, ये डेप्थ है। तो डायमीटर ऑफ पाइल क्या है, वो तो बहुत छोटा रहेगा ना, डेप्थ बहुत बड़ा है, तो ये आपका डीप में आ जाएगा। तो आपका फ्रिक्शन पाइल ये आपका सिर्फ एज फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, एक्सटर्नल लोड है उसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, ठीक है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे जो क्ले, ये आपका जनरली क्लेज में होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्ले में तो फाई 0 होता है, तो हर क्ले में नहीं, आपका सैचुरेटेड क्ले हो गया या प्योरली कोहेसिव क्ले हो गया, उसमें फाई 0 होता है, तो फ्रिक्शन तो रहता ही नहीं। तो ये फ्रिक्शन इस फाई के कारण नहीं रहता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फ्रिक्शन आपका इस फाई के कारण नहीं रहेगा। ये किसके कारण रहता है, ये आपका रहेगा, ये आपका फ्रिक्शन एक्चुअली रिफर टू द शाफ्ट रेजिस्टेंस, ये आपका ड्यू टू शाफ्ट रेजिस्टेंस के कारण। ये भी कभी पूछा नहीं गया, ऑल्दो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी किसी को डाउट मत आ जाए कि आपका क्ले में फाई 0 रहेगा तो फ्रिक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्योरली क्ले में क्यों ज़्यादा होता है, जनरली इन क्ले में क्यों रहता है, तो ये ड्यू टू शाफ्ट रेजिस्टेंस होता है, विच कैन बी ड्यू टू कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये और ये शाफ्ट रेजिस्टेंस इसके सी और फाई दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान, इतना बेसिक, इतना डीप में मत जाना, ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर आपका एंड बियरिंग पाइल, ये आपका फ्रिक्शन के कारण कुछ नहीं रहता, ये आपका एंड बियरिंग ना उसके कारण रहता है। फिर आपका तीसरा है फ्रिक्शन कम एंड बियरिंग पाइल, तो उसमें स्किन फ्रिक्शन भी रहेगा, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और आपका एंड बियरिंग रेजिस्टेंस दोनों के कारण हो रहा है, तो ये जनरली इन सैंड्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। पहले देख लिए कि क्लासिफिकेशन आपका एक तो था बेस्ड ऑन फंक्शन, क्या क्या फंक्शन से क्लासिफाई किया गया। फिर दूसरा था आपका बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म या लोड कैसे बैलेंस कर रहा है। तीसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो आपके 3 तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक होता है प्रीकास्ट, प्रीकास्ट मतलब पहले ही बना दिया गया है। ये क्या, प्रीकास्ट ड्रिवन पाइल, प्रीकास्ट ड्रिवन पाइल पहले ही बना दिया गया, अब उसको अंदर डालना है, तो पहले ही बना दिए, अब उसको अंदर डालना है, तो कैसे डालेंगे, वाइब्रेशन से डालती हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशन से डालेंगे तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सैंड में यूज़ करते हैं। कौन सा सैंड, इन लूज सैंड या मीडियम डेंस सैंड, ये ध्यान रखना, इन लूज सैंड या फिर मीडियम डेंस सैंड। आई गेस मीडियम नहीं आना चाहिए, सिर्फ लूज से ही हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ड्रिवन कास्ट इन साइट पाइल, कास्ट इन सीटू बोलते हैं ना, तो ये आपका क्या है, जो साइट में है ना वहीं पर बना गया है। और आपका ड्रिवन मतलब अगेन वाइब्रेशन से, तो ये दोनों लूसेंट और मीडियम डेंसेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाइब्रेशन यूज़ होता है। अब आपका यहाँ पर जहाँ पर भी ड्रिवन आ गया ना, तो ध्यान रखना ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्रिवन वी, तो वी से आपका वाइब्रेशन, वाइब्रेशन किस में यूज़ होता है, ये आपका सैंड में यूज़ होता है, ठीक है। अब है बोर्ड कास्ट इन साइट, अब आपका साइट में तो बन रहा है लेकिन आपका बोर्ड है, तो ये आपका होता है जनरली इन क्लेस ड्यू टू नीडिंग एक्शन। इतना डिटेल में नहीं जाना है, अभी तक थ्योरेटिकल ही रीड करते जाओ, ऐसा कोई खास आया नहीं है। फिर आपके पाइल ड्रिविंग इक्विपमेंट्स, तो पाइल अंदर तो डालना है, लेकिन अंदर डालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, सिंगल ड्रॉप हैमर, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, ये हैमर हो गया, डीजल हैमर, वाइब्रेटेड रिंग सिस्टम, ठीक है। वाइब्रेटिंग रिंग सिस्टम में सबसे लीस्ट नॉइज आता है, ये ध्यान रखना। बाकी हैमर है, हैमर तो आपको पता ही गया हो ना, हैमर से कितना नॉइज आता है, किसी को भी इम्पैक्ट करो या आपके फ्लोर में ही मार के देखो तो आवाज़ तो आएगा ही, लेकिन आप वाइब्रेट करके देखो, वाइब्रेट से तो बहुत कम आवाज़ आता है ना, ठीक है। वाइब्रेट किस में करोगे, सपोज आपके घर में कहीं राइस है या दाल है, और ऑब्वियसली अनकुक्ड, कुक्ड में मत करना, है ना। अनकुक्ड है, वहाँ पर आप अनकुक्ड है, वहाँ पर पेंसिल डालो, तो आपका एक हैमर से डालोगे तो थोड़ा हो सकता है कि इतना अच्छे से ना जाए, लेकिन वाइब्रेट करके करोगे ना तो बहुत अच्छे से चले जाएगा। तो ये आपका ये एग्जांपल हो सकता है। फिर नेक्स्ट है टू एस्टिमेट, यहाँ पर आए हैं टू एस्टिमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। एक्चुअल जो आपका एग्जाम रहता है ना, बेसिकली आपका न्यूमेरिकल बेसिस एग्जाम रहता है, ऑल्दो थ्योरी आएगा लेकिन इससे चांसेस बहुत कम है, ये सबसे जितने भी अभी तक पढ़े हैं उससे चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। टू एस्टिमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अब कौन कौन से मेथड से लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये डीप का केस का बात हो रहा है, डीप फाउंडेशन। शैलो में कौन सा पढ़े थे, शैलो में था आपका टरजागी था, टरजागी। एक आपका था मेयर ऑफ था, है ना। एक आपका कुछ और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके थे। फिर उसका जीएसएफ, एलएसएफ में आपका सीएम यूज होता था, तो ये सब अलग अलग थे। अब इसमें है लोड कैरिंग कैपेसिटी किससे निकालेंगे, पहला हो गया स्टैटिक फॉर्मूला, दूसरा डायनामिक फॉर्मूला। तो ये जो स्टैटिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डायनामिक भी एक थोड़ा बहुत एक दो बार पूछ चुका है, लेकिन पाइल लोड टेस्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसपीटी टेस्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करेंगे
ये जा रहा था स्टैटिक फॉर्मूला एंड आपका डायनेमिक फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले हम स्टैटिक फॉर्मूला देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। स्टैटिक फॉर्मूला, तो आपका सबसे पहले लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या लिखते थे यहाँ पर, क्यू यू, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर अल्टीमेट और नेट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, सपोज आपका सरफेस है ना, तो आपका शैलो में क्या करता था, आपका फुटिंग या फाउंडेशन रहता था, तो बहुत एरिया या बहुत वॉल्यूम कंज्यूम कर लेता था, तो उतना क्ले पार्टिकल्स हटाना पड़ता था। इसको अंदर डालेंगे तो पहले तो क्ले को हटाना पड़ देगा, सॉरी क्ले नहीं बोलना चाहिए, सॉइल, पहले सॉइल को हटाना पड़ेगा, तो गामा डी क्या होता था, रिड्यूस हो जाता था। इसको पूरा रिमूव करते थे ना, डक करते थे, फिर डालते थे। लेकिन जब पाइल है, पाइल तो सिर्फ आपका पतला सा रहता है ना, उसमें आपको सॉइल नहीं निकालना पड़ता, ये ध्यान रखना है ना, या सॉइल निकालेंगे भी इतना वॉल्यूम नहीं निकालना पड़ता, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है। तो मतलब वो गामा डी है ना, वो आपका रिमूव नहीं होता, ये ध्यान रखना, गामा डी रिमूव नहीं होता। तो जब गामा डी रिमूव ही नहीं होता तो क्यू यू इज इक्वल टू क्यू नेट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्यू यू माइनस गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट रहता है। क्यू नेट में सॉइल का वेट इंक्लूड नहीं किया जाता था, यहाँ तो लेकिन सॉइल निकाल ही नहीं रहे, तो क्यू नेट हटा देंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, क्यू यू रहेगा, क्यू अल्टीमेट और दूसरा क्यू सेफ। क्यू यू मतलब एकदम लिमिट में है, जैसे थोड़ा सा भी ऊपर वो फेल हो सकता है, तो कुछ लिमिट में लाना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय एफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू एस, ये क्यू यू। सो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू यू बाय एफ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यू यू देख लेते हैं, पहले तो हमें क्यू यू देखना है ना। तो क्यू यू क्या रहता है, हम फ्रिक्शन कम एंड बियरिंग पाइल में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो भी अगर एंड बियरिंग है तो फ्रिक्शन वाले को जीरो कर दो, फ्रिक्शन है तो आपको एंड बियरिंग को जीरो कर देना, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू एंड बियरिंग एंड ड्यू टू आपका स्टैटिक, सॉरी ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन, ड्यू टू एंड बियरिंग या ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल क्या फॉर्मूला रहता है, इसको और एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये आपका क्यू यू इज इक्वल टू एंड बियरिंग प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्किन फ्रिक्शन, ये हो गया। अब पाइल का डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना, ये आपका पाइल हो गया। तो एंड बियरिंग तो ये हुआ, स्किन फ्रिक्शन आपका ये कुछ हुआ, है ना। तो जो क्यू बी है उसको हम लिख सकते हैं आपका ए बी इंटू एफ बी, ये आपका एफ बी हुआ। एफ बी क्या है, ये आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट पाइल लोड टेस्ट, ये आपका बियरिंग कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, लेकिन वो कहाँ ऐड कर रहा है, सिर्फ इस एरिया पे ऐड कर रहा है ना। और ये क्या हमें टोटल लोड है इन किलो न्यूटन या न्यूटन जो भी, तो ये आपका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब ये स्किन फ्रिक्शन ये कहाँ ऐड कर रहा है, ये अलोंग द शाफ्ट एक्ट कर रहा है, अलोंग द शाफ्ट, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एस सॉरी ए एस, और उसमें जो स्किन फ्रिक्शन एड कितना एक्ट होगा या शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल कितना होगा, वो आपका एफ एस हो जाएगा। तो क्यू यू क्या हुआ, ए बी इंटू एफ बी प्लस एफ एस इंटू ए एस, ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला हुआ लोड कैरिंग कैपेसिटी, और ड्यू टू स्टैटिक फॉर्मूला, ड्यू टू स्टैटिक फॉर्मूला। लेकिन अब बोले चलो ये तो ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एंड बियरिंग यहाँ पर है, ये आपका एरिया ऑफ पाइल एट पाइल बेस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एलोंग कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए एस इज इक्वल टू, ये तो आपका पाई डी एल हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपका पाई डी एल हो गया। लेकिन जो एफ बी है, एफ बी क्या हो गया, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट पाइल लोड टेस्ट, यहाँ पर निकालना है एट पाइल बेस कितना है, बियरिंग कैपेसिटी एट पाइल बेस। और ये आपका एफ एस क्या है, यह बियरिंग कैपेसिटी या शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल अराउंड अलोंग द पाइल शाफ्ट, ये आपका पूरा यहाँ पर पूरा सरकमफेरेंस में अलोंग द पाइल शाफ्ट, ये आपका एफ एस शेयर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। हमें ए बी और ए एस तो पता है, लेकिन एफ बी और एफ एस कैसे निकालेंगे। सो इसमें दो रहते हैं, आपका एक क्ले लेते हैं, सपोज क्ले, तो उसका जो एफ बी रह जाता है वो रहता है आपका C1 NC। C1 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर C1 लेते हैं, यहाँ पर आपका C2 लेते हैं, ठीक है, C1 NC। अब आपका C1 क्या हो गया, ये तो आपको पता है कोहोजन, लेकिन कहाँ पर, एट बेस लेवल, कोहोजन है लेकिन एट बेस लेवल है, ठीक है। एफ बी इज इक्वल टू ये हो गया। NC क्या है, NC आपका रहता है फाई इज इक्वल टू 0 में NC इज इक्वल टू 9 हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो फाई इज इक्वल टू 0 में FV को क्या लिख सकते हैं, 9C, ठीक है, ये तो FV हो गया। अब FS क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन क्या हुआ, ये हो गया अल्फा C2, C2 तो आपको पता है कोहोजन अलोंग द पाइल शाफ्ट, ठीक है। आपका जो पाइल है वहां पर आपका कोहोजन कितना है, तो आपका C2 हुआ। अल्फा आपका हो गया ये आपका शेयर मोबिलाइजेशन फैक्टर और एडहेशन फैक्टर, ये आपका बोल लो एडहेशन फैक्टर, ठीक है,
एडहेशन फैक्टर। ठीक है, इसका रेंज क्या रहता है अल्फा का, ये आपका इसका रेंज नॉर्मली 0 to 1 रहता है, नॉर्मली 0 to 1। 1 क्यों किस केस में रहेगा, ये आपका फॉर सॉफ्ट क्ले, फॉर सॉफ्ट क्ले। ठीक है, 0 रहता है, 0 नहीं बोलना चाहिए, आपका लेस देन 1 रहता है, ये रहेगा आपका स्टिफ क्ले में, स्टिफ क्ले। ठीक है, बेसिकली क्या रहता है, जब यहाँ पर पाइल है, ये कुछ अलग मटेरियल का है, क्ले है वो कुछ अलग मटेरियल का है, तो दोनों में कुछ फ्रिक्शन होगा ना, लोड ट्रांसफर होगा, तो ये लोड ट्रांसफर फैक्टर बोल सकते हैं, बेसिकली एडहेशन फैक्टर बोलते हैं। तो सॉफ्ट क्ले में क्या है 100% आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और स्टिफ क्ले के में क्या है 100% ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ लेस ही ट्रांसफर होगा, तो ये आपका अल्फा लेस देन 1 हो गया। तो ये आपका क्ले के केस में। ठीक है, इसको देखते हैं, स्टैटिक फॉर्मूला QU इज इक्वल टू QB प्लस QS, वेयर QU इज इक्वल टू AB FV प्लस AS FS। अब आपका ये स्किन फ्रिक्शन के कारण भी है और एंड बियरिंग के कारण भी है। जो एंड बियरिंग है QB, वो क्या होगा, जो नीचे का आपका जो कोहेजन रहेगा, लेकिन वो आपका ठीक है शियर हुआ या बियरिंग कैपेसिटी हुआ, लेकिन हमें तो एरिया में चाहिए ना, तो ये आपका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, तो ABS इंटू NC, सॉरी ये CNC हो गया, CNC बियरिंग कैपेसिटी हो गया, ये हम पढ़े ना टर्जागीज में CNC, लेकिन वो आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता था, तो एरिया में मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका QB रहा। अब QS क्या है, ये आपका पाई DL, ये आपका एरिया हुआ, और ये अल्फा C2। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ फाइल एट पाई बेस, ये π/4d², सरफेस एरिया ऑफ फाइल ये πdl, ये तो चाहे क्ले में ले लो या आपका सैंड में ले लो, दोनों में आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अब FV क्या, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट पाइल लोड टेस्ट, यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालना है। ठीक है, और FS क्या हुआ, शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल सराउंडिंग द पाइल शाफ्ट, यहाँ पर शेयर रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। ठीक है, फॉर क्लेज FV इज इक्वल टू C1NC, जैसे यहाँ पर बताया गया है ना, और FS इज इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन में अल्फा C2, C1 C2 इसलिए C1 आपका यहाँ पर बेस में, C2 आपका अलोंग स्किन में है। ठीक है, ये अलोंग द पाइल शाफ्ट में। C1 कोहेजन एट पाइल बेस लेवल, NC इज इक्वल टू 9 फॉर phi इज इक्वल टू 0, CT इज इक्वल टू कोहेजन ऑफ सॉइल अलोंग द पाइल शाफ्ट, अलोंग द पाइल शाफ्ट C2 कितना है, अगर चेंज होगा ना तो हर लेयर के लिए अलग अलग निकालेंगे। अल्फा आपका शेयर मोबिलाइजेशन फैक्टर और आपका एडहेशन फैक्टर, ये आपका फॉर सॉफ्ट क्ले इज इक्वल टू 1 रहता है, और आपका स्टिफ क्ले में लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका QU क्या हो जाएगा, आपका QB है अलोंग द बेस, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ B ले लो, ये एरिया ऑफ B। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, ये आपका पाई, इसको ठीक है यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला π/4d², यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, आपका रहेगा CNC। ठीक है, CNC प्लस यहाँ पर C1 ले लेते हैं, क्यों, बेस में अलग C है, आपका स्किन में अलग है, हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो, अलग होगा हम तो C1 ले लेते हैं। अलोंग द पाई शाफ्ट यहाँ हो गया πdl, फिर यहाँ हो गया अल्फा C2, ये C1 ये C2। ठीक है, और यहाँ पर NC है, यहाँ पर अल्फा है, कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, भारी फॉर्मूला नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से बन जाएगा। ये QU है, तो Q सेफ क्या हो जाएगा, Q सेफ हो जाएगा QU/F। ठीक है, ये सिर्फ क्ले में हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका इसमें एक लैम्डा मेथड होता है, ये मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्योंकि गेट में एक बार आया है तो इसीलिए मेरे को ये डिस्कस करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करता, ये कभी नहीं पूछा गया है, सिर्फ गेट में नहीं या ES में या किसी भी एग्जाम में ले लो, ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है ना। अभी भी आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि एक बार आ गए तो मुझे तो पढ़ाना ही है ना। अब एक बार आ गए तो ऐसा नहीं कि स्किप कर दो, एक बार पढ़ लेना, वैसे तो चांसेस अभी भी कम है आने के, क्योंकि इतना इसको फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, अब क्ले के केस में अब आपका पाइल है। ठीक है, तो ये इसका लेंथ क्या है, ये लेंथ सपोज L ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मीटर, ये 25 मीटर से ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है। तो इसमें स्किन फ्रिक्शन क्या होगा, सॉरी टोटल लोड कैपेसिटी कितना होगा, एक तो आपका एंड बियरिंग होगा QB होगा, दूसरा आपका स्किन फ्रिक्शन होगा, स्किन फ्रिक्शन। तो सपोज अभी QB को इग्नोर करते हैं, स्किन फ्रिक्शन क्या होगा, ये आपका भी हम पढ़े πdl, सबसे पहले तो एरिया लिख दो इनटू अल्फा C2। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये ड्यू टू क्या है, ये ड्यू टू कोहेजन बस है ना, ड्यू टू कोहेजन।
तो लैम्डा मेथड क्या बोलता है कि अगर पाइल का लेंथ 25 मीटर से ज़्यादा है और वो कोहेसिव सॉइल में है तो स्किन फ्रिक्शन ड्यू टू ओवरबर्डन, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर भी होता है। मतलब जो सॉइल का वेट है ना, ये क्या है, बल्क यूनिट वेट आपका लैम्डा, तो यूनिट वेट तो सॉरी आपका इफेक्टिव वेट तो आपका बढ़ता जा रहा है ना लैम्डा जेड, तो उसके कारण भी आपका स्किन फ्रिक्शन आपका बढ़ जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा इंटू सिग्मा डैश वी। सिग्मा आपका ये लिखना चाहिए या इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, सिग्मा डैश ए वी। डैश क्या हुआ क्योंकि अफेक्टिव है, ए वी क्या हुआ, ये आपका एवरेज है, ध्यान रखना एवरेज, ठीक है, प्लस 2c, ये आपका क्यू एस, ये आपका क्या हुआ इंटू पाइडियल, एरिया तो रहेगा ही ना, तो अल्फा C2 की जगह सी तो है ही, लेकिन लैम्डा भी ऐड हो गया, ये कुछ फैक्टर है, और आपका सिग्मा डैश ए वी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू ओवरबर्डन प्रेशर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर वेरी लॉन्ग पाइल्स L ग्रेटर देन 25 मीटर। यूनिट स्किन फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। अफेक्टिव ओवरबर्डन के कारण स्किन फ्रिक्शन आपका उसका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, उसमें ओवरबर्डन प्रेशर भी इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ मैं, लैम्डा सिग्मा डैश वी लिख दिया हूँ, ये आपका सिग्मा डैश अफेक्टिव तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, तो ये आपका मीन के लिए लिखा था, लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो जाओ अफेक्टिव है करके, तो इसको सिग्मा डैश ए वी ये लिख लेना, डैश से आपको पता चल जाएगा अफेक्टिव, ए वी से पता चल जाएगा एवरेज है, प्लस 2c, ये आपका क्या हुआ एफ एस क्या बोलते थे हम, ये आपका shear resistance of soil surrounding the soil shaft along the pile shaft, सॉरी, तो इनटू अब आपका टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन निकालना है, तो ये जाएगा एफ एस तो रहेगा ही सिग्मा डैश ए वी प्लस 2c इंटू एरिया इंटू कर देंगे, तो ये जाएगा पाइडियल। और ये ध्यान रखना ओवरबर्डन प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, ये लैम्डा मेथड, तो ये सिर्फ क्ले के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉइल सैंड के केस में नहीं, ये ध्यान रखना, अभी तक क्ले का केस चल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला स्किन फ्रिक्शन का, ये कब यूज होता है, जब आपका 25 मीटर से ज़्यादा होगा, क्वेश्चन में दिया होगा ना तभी ये यूज़ करना है, लैम्डा दिया होगा तभी यूज़ करना है, ठीक है, लैम्डा दिया होगा, फिर आपको गामा दिया होगा, ये सब दिया होगा, तब आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कब, 25 मीटर से ज़्यादा होगा और आपका क्ले होगा, ठीक है। अब हम सैंड के केस में आते हैं, सिंगल पाइल इन सैंड। अभी तक हम सिंगल पाइल की भी बात कर रहे थे, क्ले भी है उसके बारे में सिंगल पाइल के ही बात कर रहे थे, उसमें डिफरेंस क्या आएगा ग्रुप में भी जाएंगे तब पता चल जाएगा, थोड़ा सा ही ट्विस्ट आता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्ले और सैंड में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला था क्या था, क्यू यू इज इक्वल टू एरिया इंटू बेस, ड्यू टू एंड बियरिंग भी है ना, तो ए बी इंटू एफ वी। एफ वी क्या था हमारा, एफ वी था बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट पाइल लोड टेस्ट, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट पाइल लोड टेस्ट, प्लस ए इंटू ये आप ड्यू टू शाफ्ट एरिया ऑफ शाफ्ट इंटू एफ एस क्या था, स्क्रीन रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल सराउंडिंग सॉइल शाफ्ट। ये तो दोनों के लिए था, क्ले और सैंड के लिए, है ना, दोनों के लिए। अब इसमें ए भी तो समझ में आ गया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, एफ भी क्या हो जाएगा, सैंड में हो सकता है सी इज इक्वल टू जो 0 हो ना, तो यहाँ पर क्ले में क्या था C1 एन सी, तो ये तो 0 हो सकता है, लेकिन आपका सैंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा डैश वी एन क्यू, सिग्मा डैश वी एन क्यू, है ना। अब सिग्मा डैश क्या, अफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, ठीक है, इसको हम जो आपका एफ एस है सैंड के केस में वो बाद में डिस्कस करें, सिग्मा डैश वी को थोड़ा देख लेते हैं। सपोज ये आपका सैंड है, इसमें हम पाइल लगाए, अब ये कितने भी लेंथ का है, तो आपका सिग्मा डैश क्या, ये हमेशा बढ़ते जाएगा, अफेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा क्या बढ़ते जाएगा, सिग्मा डैश की वी क्या होगा इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू डी, या एल बोल लो लेंथ ऑफ द पाइल, या जेड बोल लो हाइट, कि हाइट बढ़ते जा रहे हैं, इसको बोल दे सिग्मा डैश वी इज इक्वल टू लैम्डा डैश जेड, एल क्या हो लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ये जेड ले लेते हैं, ठीक है, अलोंग द जेड आपका ये बढ़ते जा रहा है, सिग्मा डैश भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब स्ट्रेस क्या हो जाता है, ये आपका कांस्टेंट हो जाता है ना, एक हाइट ऐसा आ जाता है जब स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है, ऑल्दो हम इसको डिस्कस नहीं किए, ये केस सिर्फ पाइल के बाद में पाइल के केस में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पाइल का जो डेप्थ रहता है बहुत डीप तक जाता है और किसी केस में बहुत डीप नहीं जाता, इसलिए सिर्फ ये पाइल के केस में ही बात करेंगे। तो जो ऐसा हाइट है जिसमें स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं डीसी। डीसी क्या होता है आपका, क्रिटिकल डेप्थ। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये इंक्रीज नहीं होगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाता है, क्या, सिग्मा डैश वी, है ना, ठीक है। डीसी का रेंज क्या होता है, ये रहता है 10D to 20D, डी क्या हुआ, डायमीटर ऑफ पाइल, तो 10 और 10 to 20D यह इसका रेंज रहता है।
तो ये आपका डीसी हर केस में नहीं लेना है, ठीक है। इसको और देख लेते हैं। तो सपोज लेंथ ऑफ जो पाइल है ये ग्रेटर देन डीसी है, मतलब जो लेंथ ऑफ द पाइल ये डीसी है उससे बड़ा है, तो आपका सिग्मा डैश वी क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश वी तो इस बेस में निकालते हैं ना, बेस में निकालेंगे। ये आपका कहाँ बात कर रहे हैं, ये बेस पे बात कर रहे हैं, तो सिग्मा डैश वी यहाँ पर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर स्ट्रेस है वो यहाँ पर स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब सिग्मा डैश वी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश डी सी, ठीक है। ये आपको और डीप में जाना है, मतलब एल को और इंक्रीज करना है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेम का सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अब सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द पाइल इज लेस देन डीसी है, मतलब लेंथ ऑफ द पाइल कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, ये आपका z के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन z इज इक्वल टू क्या है, z आपका लेंथ है ना, तो सिग्मा डैश एल हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डीसी आपको दिया है, अगर डीसी से बड़ा है लेंथ, तो लेंथ आपका जो डीसी है उसके रेस्पेक्ट में जो सिग्मा डैश वी है वो हो जाएगा, मतलब गामा डैश डीसी ये हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द पाइल इससे कम है तो वो आपका नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन किसी किसी केस में डीसी नहीं गिवन रहता, नॉट गिवन, किसी किसी केस में गिवन नहीं रहता, तो उस केस में आप ये मत करना कि 20D लेके या 10D या उसके बीच का लेके सॉल्व कर दो। उसमें से कौन सा केस लोगे, उस केस में ले लेना कि आपका लेंथ इज लेस देन डीसी, मतलब जो डीसी है ना बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है, या उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ पे, तो क्या होगा, ये एल क्या बिहेव करेगा, मतलब नॉर्मली बिहेव करेगा, गामा डैश एल विथ रिस्पेक्ट टू एल क्या करेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। डीसी तो आपका कांस्टेंट है ना, एल आपका कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एल ये आपका इंक्रीज करते जाएगा। अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, डीसी को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ क्रिटिकल हाइट का या क्रिटिकल डेप्थ का कॉन्सेप्ट। ये तो जनरल फॉर्मूला था। एफ वी क्या होता है सेंड में, सिग्मा डैश वी इंटू एन क्यू, है ना। एन क्यू तो पता है फाई के ऊपर डिपेंड करता है, बीरिंग कैपेसिटी फैक्टर रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो सिग्मा डैश वी क्या हुआ, अफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट पाइल बेस लेवल, इस बेस लेवल पे सिग्मा डैश वी क्या है। लेकिन एक डेप्थ ऐसा आता है जब आपका अगर वो क्रिटिकल हाइट गिवन है तो उसके बाद स्ट्रेस आपका कांस्टेंट हो जाता है, तो ये आपका गामा डैश डीसी हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन कब, जब लेंथ ऑफ द पाइल इज ग्रेटर देन डीसी, लेंथ ऑफ द पाइल इज ग्रेटर देन डीसी, तो उस केस में आपका सिग्मा डैश वी कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये आपका सिग्मा डैश वी अगर लेंथ ऑफ द पाइल इज लेस देन डीसी है, इसके ऊपर है लेंथ ऑफ द पाइल, तो लेंथ ऑफ द पाइल इज लेस देन डीसी है, तो आपका जो सिग्मा डैश वी क्या हो जाएगा, ये आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। ओके और आपका जो डीसी है क्रिटिकल डेप्थ उसका रेंज क्या है 10D to 20D, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंडिंग ऑन सॉइल टाइप, ठीक है। इफ डीसी इज नॉट मेंशन तो इसको आप इग्नोर कर देना। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा डैश एल, उसमें कौन सा केस रहता है, लेंथ ऑफ द पाइल इज लेस देन डीसी, मतलब डीसी का है बहुत ज़्यादा डीप में है, हम डीसी बहुत ज़्यादा डीप में है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंड बियरिंग का, एंड बियरिंग। एफ वी क्या था आपका, बियरिंग कैपेसिटी, सॉरी एफ वी क्या था, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट पाइल लोड टेस्ट, एट पाइल लोड टेस्ट। अब आपका एफ वी हो गया, एफ एस क्या है, स्किन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एफ एस जो रहता है ना उसको देखते हैं, एक सेकेंड। तो जो एफ एस है उसका फॉर्मूला है के इंटू सिग्मा डैश ए टेन ऑफ डेल, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। के इंटू सिग्मा डैश है तो दोनों में सिग्मा डैश हो गया, है ना। अब उसमें क्या था, एन क्यू था, एन क्यू की जगह हम के ले लेंगे, ये आपका 10 डेल, है ना। अब सिग्मा डैश ए क्या है, ये आपका है एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस, एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस, डैश से समझ में आ गया इफेक्टिव है, ए से क्या हुआ एवरेज हो गया, के क्या हुआ, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, इसका रेंज 1 to 3 रहता है। और जो डेल रहता है ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड पाइल, ठीक है। तो ये आपका डेल अलग है और फाई अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेल नहीं गिवन है तो डेल इज इक्वल टू फाई से भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, ये आपका ड्यू टू स्किन हुआ। तो अब टोटल क्या हो जाएगा, क्यू यू इज इक्वल टू टोटल लिखते हैं, ए बी बेस उसके कारण क्या था एफ एस था, और ये क्या था, ये आपका स्किन का था, स्किन रेजिस्टेंस, ये क्या था आपका एफ एस, सॉरी ये एफ बी है ना। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, आपका एंड बेयरिंग में आपका जो बेस का एरिया रहता है वो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। एफ बी क्या है, सी इंटू, सॉरी सी कहाँ पर आता था, ये आपका क्ले के केस में आता था, अभी क्या चल रहा है, अभी सैंड चल रहा है, सैंड में क्या है आपका सिग्मा डैश वी इंटू एन क्यू, आपका सैंड में है सिग्मा डैश वी इंटू एन क्यू, ये क्या है अफेक्टिव वर्टिकल
केस, अफेक्टिव वर्टिकल केस, इसमें क्रिटिकल हाइट का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो ध्यान रखना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। प्लस एस क्या है, पाई डी एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस दिया है इंटू के इंटू सिग्मा डैश ए 10 डेल। तो ये आपका क्यू यू अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला हो गया। कौन से केस में, ये आपका सैंड है, इसी को क्ले में लिखेंगे तो एरिया तो सेम रहेगा, π/4d² C1NC प्लस NQ है, यहाँ पर NC है क्योंकि कोहेसिव है, क्ले है तो C लगा दिए, तो C लिख दिए, ठीक है, सिग्मा डैश वी की जगह C लिख दिए, प्लस πdl इंटू आपका C चल रहा है ना, तो यहाँ पर C तो रहेगा लेकिन ऊपर का C2 रहेगा, और यहाँ पर आपका अल्फा हो जाएगा, NC की जगह आपका अल्फा हो गया, ठीक है। ये आपका क्ले के केस में फॉर्मूला याद करना है, ध्यान रखना। ये आपका QU है, Q सेफ क्या रहेगा, QU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नेट का काम ही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सॉइल आपका जो वॉल्यूम है वो आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है, ओके। वही आपका एक्सप्लेन किया, एफ एस इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा डैश ए 10 डेल। सिग्मा डैश क्या, अफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस अलोंग द पाइल शाफ्ट। तो सपोज ये आपका पाइल है ना, ये आपका अफेक्टिव स्ट्रेस बन रहा है, तो इसका हमें क्या लेना है, ये तो आपका बॉटम वाला हो गया सिग्मा डैश वी। सिग्मा डैश ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है सिग्मा डैश वी, तो 0 प्लस सिग्मा डैश वी बाय 2, ये उसका एवरेज हो गया। सपोज आपका कभी ट्रेपीजियम बना, ये क्रिटिकल हाइट का केस में, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है सिग्मा डैश वी, यहाँ पर क्या है सिग्मा डैश वी, तो उस केस में एवरेज लेंगे, ठीक है। वो कैसे लेंगे वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम इससे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये आपका ट्राइंगल है, इसको ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका हम आगे से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। कभी कभी ये क्रिटिकल हाइट में, कभी कभी ये भी हो सकता है यहाँ पर ऐसा आया, फिर वाटर लेवल आ गया, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया, तो ये आपका रेक्टेंगल हो, ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये क्या हुआ, ये आपका ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, ओके। अलग केस, अलग अलग केस में एवरेज अलग लेते हैं। ट्राइंगल में तो बहुत ईजी है, 0 प्लस सिग्मा डैश वी बाई 2, ठीक है। बाकी आगे में देखते हैं, ये वाला केस, ये वाला केस, है ना, आगे प्रॉब्लम में और अच्छे समझ में आएगा। तो एफ एस इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा डैश ए 10 डेल, के आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर हो गया, सिग्मा डैश ए आपका एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस है, 10 डेल क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड पाइल। इफ डेल इज नॉट गिवन देन डेल इज इक्वल टू 5, ठीक है, ओके। अब क्यू यू क्या है आपका, सो इसी को क्यू यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्यू यू हो जाएगा आपका सिग्मा डैश वी एन क्यू, ये आपका एंड बियरिंग में इंटू ए बी हो जाएगा π/4d² इंटू के सिग्मा डैश ए 10 डेल इंटू ए एस हो गया आपका πdl। ये आपका ध्यान रखना, ये फाई के इक्वल नहीं रहता, लेकिन अगर फाई नहीं दिया है ना तब आपका ये फाई के इक्वल ले लेते हैं, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड पाइल, ठीक है। और क्यू सेफ क्या हो जाएगा, क्यू यू बाई एफ, ठीक है, ये हुआ। अब ये क्या हुआ, ये अभी तक जो बात की क्ले और सैंड, ये अभी तक हम इंडिविजुअल पाइल्स में बात किए, लेकिन ज़रूरी है क्या आपका पाइल जो है, सपोज ये आपका ग्राउंड है, ज़रूरी नहीं ना पाइल आपका सिंगल पाइल एक्ट करे, आपके 2 पाइल्स भी एक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर तीसरा पाइल भी एक्ट कर सकता है, तो इस तरीके से मल्टीपल्स पाइल्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम उस केस का डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप पाइल्स। सो अंडर अ कॉलम अ मिनिमम ऑफ 3 पाइल्स शैल बी यूज, एक अगर कॉलम है तो उसमें हम 3 पाइल्स यूज करते हैं, सॉरी मिनिमम 3 यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 3 इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड एसेंट्रिसिटी फॉर रिलायबिलिटी, 3 पाइल्स मिनिमम यूज कर सकते हैं एसेंट्रिसिटी अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है। अब उसका मिनिमम स्पेसिंग रहता है, ये क्या है, ये आपका मिनिमम स्पेसिंग है, ये आपका मिनिमम स्पेसिंग है, ये आपका मिनिमम स्पेसिंग है। तो मिनिमम स्पेसिंग आपका यूज करते हैं, एक तो 3D, एक 2.5D। तो 3D किस में यूज करते हैं, फ्रिक्शन पाइल में, फ्रिक्शन पाइल में आपका 3D यूज करते हैं। और एस मिनिमम जो मिनिमम स्पेसिंग है एंड बियरिंग में, ये आपका 2.5D, ठीक है। ये आपका मिनिमम स्पेसिंग हुआ, ये क्यों है मिनिमम लेते हैं ये देखते हैं आगे। अब इसको याद कैसे करोगे, एंड बियरिंग में कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है तो यहाँ पर 3D नहीं लेंगे, 3D हम दूसरे में ले लेंगे, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। यहाँ पर फ्रिक्शन है तो ये आपका 3 टर्म्स नहीं है तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, और दूसरे में क्या ले लेंगे 2.5D, ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो। D क्या है आपका डायमीटर ऑफ पाइल। लेकिन मिनिमम स्पेसिंग क्यों लेते हैं हम यहाँ पर 1D या 2D में क्यों नहीं लेते, अगर हम सपोज एक सेकेंड, सपोज हम 2 पाइल लिए है ना, इसका डिस्टेंस आपका बहुत पास है, फ्रिक्शन पाइल में कितना रहता, फ्रिक्शन में 3 टर्म्स नहीं है, 3 कैरेक्टर्स नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 3D। सपोज ये 2D में बना है, मतलब दोनों से एंड बेयरिंग के कंपैरिजन में भी और फ्रिक्शन में भी, दोनों के कंपैरिजन में आपका स्पेसिंग कम है, तो उस केस में जो प्रेशर बल बनता है ना
वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएंगे, इधर से भी इधर से भी, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, तो थोड़ा दूर दूर है ताकि एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, बस वही है, और कोई ज़्यादा दूसरा रीज़न नहीं है। सो मिनिमम स्पेसिंग इज रिकमेंडेड टू अवॉइड स्ट्रेस ओवरलैप, यहाँ पर स्ट्रेस ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, अब पाइल ग्रुप एफिशिएंसी देखते हैं। पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, ओके, सपोज आपका यहाँ पर पाइल है, यहाँ पर दूसरा पाइल है ना, मिनिमम 3 लेते हैं। सपोज इसके पीछे भी आपका 2 पाइल्स है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब आपका ऊपर से देखोगे ये आपका ऐसा बन रहा है। तो एक तो आपका पूरे पाइल ग्रुप का कैपेसिटी होगा, है ना, पाइल ग्रुप का कैपेसिटी। अब उसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो ग्रुप को एक साथ निकालो, ये आपका क्यू जी होता है ना। अच्छा, उसको बाद में देखेंगे कैसे। सपोज एक ग्रुप की कैपेसिटी क्या है, क्यू जी। अब उसका एफिशिएंसी देखेंगे, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहता है क्यू जी इंटू एन इंटू क्यू आई इंटू 100। अब क्यू जी क्या है, कैपेसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ फाइल्स, मतलब ये चारों के कारण जो ग्रुप ऑफ फाइल्स की कैपेसिटी है वो क्यू जी हुआ। क्यू या आई क्या हुआ, जो इंडिविजुअल फाइल के कारण जो कैपेसिटी है ना वो हुआ। ठीक है, अब नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, सोचते हैं कि सपोज एक है, अगर हम किसी भी कोई इसको हटा देते, कोई भी केस जनरली हम काम कर रहे हैं, है ना, सपोज एक बंदा कोई काम कर रहा है तो उसको कुछ टाइम लेगा, अगर 2 लोग काम किए तो जल्दी काम करना चाहिए ना, मतलब एफर्ट क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, मतलब ग्रुप में क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, मतलब ये एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। सपोज 9 लोग एक मिल के काम कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन उसी काम को 9 लोग मिल के काम कर रहे हैं, मिल के काम करना चाहिए, तो आपका हम ये सोचते हैं कि कैपेसिटी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो जनरली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बढ़ गया है, लेकिन कभी कभी कम भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो अगर क्यू जी इज ग्रेटर देन n इंटू क्यू आई है, मतलब इंडिविजुअल पाइल है, उसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 9 पाइल को अलग अलग जो उसका एफर्ट निकालें, उसका कैपेसिटी कितना हुआ, सपोज आपका कैपेसिटी 100 हुआ, लेकिन वही काम 9 लोग एक साथ मिल के कर रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी अगर 101 हुआ तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100%। 101 बाई 100 इंटू 100, तो ग्रेटर देन 100%। ठीक है, ये किस केस में रहता है, ये रहता है लूज एंड मीडियम सैंड में रहता है ना, ये लूज एंड मीडियम सैंड में। नॉर्मली हम यही सोचते हैं मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, है ना। ठीक है, तो लूज एंड मीडियम सैंड, लेकिन कभी कभी ना ये मिल के काम करेंगे तो कैपेसिटी कम हो जाता है, मतलब 9 लोग अलग अलग काम करेंगे और 9 लोग मिल के काम करेंगे, तो 9 लोग मिल के काम करेंगे तो आपस में काम बिगाड़ देंगे, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा इसमें 99 या लेस देन 100 ऐसा कुछ हो गया, तो लेस देन 100% हो गया। ये अलग थलग रहता है, नॉर्मली ये अलग थलग रहता है। अलग थलग वाला किस में आता है, ये डेंस सैंड में रहता है, डेंस सैंड ओसीसी पढ़े हैं ना, थोड़ा अलग रहता है वो, तो वो आपका मिल के काम करने में विश्वास नहीं रखता, वो अलग अलग काम करने में विश्वास करता है ना। तो आपका क्यूजी क्या हो जाएगा, वो आपका लेस देन 100 हो जाएगा, सॉरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, लेस देन 100%। तो ग्रेटर देन 100% है लूज एंड मीडियम सैंड, और लेस देन 100% है तो आपका डेंस सैंड हो जाएगा। ठीक है, वही बताया, पाई ग्रुप एफिशिएंसी एन जी से डिनोट करता है इज इक्वल टू क्यू जी बाई एन इंटू क्यू आई इंटू 100। क्यू जी क्या हुआ, टोटल ग्रुप कैपेसिटी, क्यू आई क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इन आइसोलेशन। एक पाइल का सपोज 4 पाइल है तो एक पाइल का अलग से निकाल लो, इंटू 4 कर दो, उसका कैपेसिटी। अब मिल के काम कर रहे तो ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए, तो नॉर्मली आपका ग्रेटर देन 100 रहना चाहिए। नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस मतलब लूज एंड मीडियम सेंड, लेस देन 100%। लेस देन 100% नहीं है मतलब थोड़ा अलग काम करने में विश्वास रखता है, तो अलग थलग कौन सा रहता है, डेंस एंड ओसीसी ऐसा रहता था ना, डेंस एंड ओसीसी, तो ये आपका डेंस एंड क्ले, तो ये इसमें रहता था। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ फाइल्स इन द ग्रुप। ठीक है, ये हुआ। अब ये पाइल ग्रुप एफिशिएंसी हुआ। ठीक है, अब ये फेल कैसे होता है, फेलियर ऑफ मोड्स ऑफ पाइल ग्रुप, ये भी आपका डायरेक्ट ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है, तो इसको हम एज अ सिर्फ रीड करके आगे बढ़ते हैं। एक आपका इंडिविजुअल पाइल फेलियर हो सकता है, 4 पाइल है तो चारों इंडिविजुअल फेल कर जाए या सिर्फ एक फेल करे, है ना, हो सकता है चारों इंडिविजुअल फेल कर जाए या सिर्फ एक फेल करे इंडिविजुअली, है ना। तो उसका कैसे रहेगा, ये फेलियर प्लेन रहेगा। फेलियर प्लेन आपका कुछ ऐसा बनेगा, आपका एलिवेशन देखेंगे तो हर पाइल अपना इंडिविजुअल फेल किए। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल पाइल फेलियर हुआ। एक आपका होता है ब्लॉक फेलियर, मतलब चारों मिल के फेल हुए हैं, चारों मिल के काम कर रहे हैं और उसमें फेल हो रहे हैं, तो वो उसका फेलियर प्लेन कैसे बनेगा, मिल के काम कर रहे हैं तो ये पूरा एज अ एक यूनिट हो जाएगा। मिल के काम कर रहे हैं ना, आपके क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स रहते हैं तो वो एक टीम बन जाती है ना, एक टीम, तो हारेंगे तो एक टीम हारेंगे, जीतेंगे तो एक टीम जीतेगा। कोई भी कभी भी ये नहीं बोलते कि ये प्लेयर हार गया
आपके इंडिया में 11 प्लेयर्स हैं, तो ये नहीं बोलते ना कैप्टन जीत गया लेकिन वाइस कैप्टन हार गया, या आपका बैट्समैन जीत गया या बॉलर हार गया, क्या बोलते हैं पूरी टीम हारी है या पूरा टीम जीता है ना। तो आपका फेल हो गया, पूरा एज पूरा टीम जीतेगा या हारेगा, तो आपका फेलियर प्लेन है, तो आपका एज अ कंबाइंड पूरे का बनेगा, तो ये आपका फेलियर प्लेन हो गया। ये बी नॉट है, एल नॉट है। ये क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। अब इसका ये आपका प्लान हो गया, एलिवेशन में आपका एज अ टीम ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब पाइल ग्रुप कैपेसिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर मोड, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर मोड मतलब आपका QGI निकालते हैं। QG निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, QGI एंड QG ब्लॉक, बेस्ड ऑन ब्लॉक एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। अभी क्या देखिए, बेस्ड ऑन फेलियर कैसे होता है, आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, तो हम कैपेसिटी निकालते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल। पहले आपका ड्यू टू इंडिविजुअल निकालते हैं, ठीक है। आपका सिंगल का तो आपका फॉर्मूला याद है, उसको हम वापस एक बार रिपीट करते हैं। QU इज इक्वल टू क्या रहता था आपका, पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, AB इंटू FS, सॉरी AB इंटू FV, बी में B रहेगा ना, प्लस AS इंटू FS, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, π/4d², ये तो रहेगा ही, ठीक है। क्ले में FV क्या हो जाता है, C1NC, C1NC। AS क्या हो जाएगा, πdl, FS क्या हो जाएगा, अल्फा C2, ये आपका क्ले में रहा, ठीक है। सेंड में क्या रहेगा, QU इज इक्वल टू π/4d² तो रहेगा ही, π/4d²। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C के जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश V, सिग्मा डैश V, NC के जगह आपका NQ आ जाएगा, ठीक है। प्लस πdl तो रहेगा ही, अल्फा C2 के जगह क्या आ जाएगा, अल्फा के जगह K आ जाएगा, K इंटू सिग्मा डैश E, एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस, एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस ये इंटू में है, और वैसे तो सभी इंटू में है, ये अलग टर्म है, ये आपका एरिया है, ठीक है। सिग्मा डैश ए और आपका 10 डेल, ठीक है। ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया अल्टीमेट के लिए, सिंगल के लिए, ये सिंगल के लिए। तो जब QGI निकालेंगे ना, ग्रुप कैपेसिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर, तो इनटू n करते हैं, तो QGI क्या हो जाएगा, n इंटू QI, QI क्या है, QU के इक्वल है, तो QGI निकालेंगे ना तो हो जाएगा n इंटू, अभी क्ले के केस में बात करते हैं, π/4d² इंटू C1NC प्लस AS दैट इज πdl इंटू अल्फा C2, ठीक है। तो बेस्ड ऑन QGI मतलब बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो n इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तो एक की कैपेसिटी अगर 10 है तो 9 पाइल्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 दैट इज 90, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब QGI आपका क्ले हुआ, अब आपका सैंड का देखते हैं, ये आपका क्ले हुआ, अब आपका सैंड का देखते हैं, तो सैंड हो जाएगा n इंटू π/4d², C1NC के जगह सिग्मा डैश V NQ, सिग्मा डैश V NQ प्लस πdl तो रहेगा ही, अल्फा C2 की जगह क्या रहेगा, K इंटू सिग्मा डैश A tan ऑफ डेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन पाइल ग्रुप कैपेसिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर हो गया, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर, तो ये QGI हो गया। अब दूसरा क्या फेलियर देखे थे, बेस्ड ऑन ब्लॉक शेयर फेलियर, तो वो क्या रहता है QGB। अब उसमें देखते हैं QGB, उसमें देखते हैं थोड़ा अलग से। सपोज ये आपका क्ले सॉरी कोई भी केस है, तो उसमें आपका ये एज अ कंबाइंड एक्ट करता है, कंबाइंड एक्ट, तो उसमें जो एरिया लेते हैं ना, सिंगल पाइल का नहीं लेते, ये पूरे ब्लॉक का लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये लेंथ हो गया B0, ये हो गया L0। अब B0 L0 कैसे निकालेंगे, ये तो आपका सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो यहाँ पर B0 इज इक्वल टू L0 लेते हैं। सपोज ये आपका 3 पाइल है ना, इस केस में देखते हैं, इस केस में तो ये पूरा L0 हो जाएगा, तो B0 क्या एरिया, तो B0 इंटू L0 हो गया, ये तो क्लियर है। B0 क्या हो जाएगा, तो B0 इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का स्पेसिंग क्या हुआ, ये आपका S हुआ, ये आपका S, तो S प्लस ये क्या है D/2, ये क्या है D/2, S प्लस D/2 प्लस D/2, ये जो है ना इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, थोड़ा सा गैप बनाया हूँ मैं लेकिन तो जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है S प्लस D। L0 क्या हो जाएगा, L0 यहाँ पर कितने स्पेसिंग है, एक तो यहाँ से यहाँ तक है 1S, यहाँ से यहाँ तक है 1S, मतलब यहाँ 2S हो गया, प्लस D/2 एंड का, D/2 ये एंड का, तो ये हो गया D, तो इस केस में S प्लस D, इस केस में 2S प्लस D, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्कस करना। अब इसका ये तो हो गया एंड का, ये तो हम प्लान देख रहे हैं ना, तो बॉटम का एरिया बन गया, लेकिन आपके पाइल कैसे हैं, ये तो आपके ऐसे कुछ है ना, ये कुछ ऐसे हैं, है ना,
इसके पीछे सपोज 3 कॉलम्स है वो हमें दिख नहीं रहे, इसके जस्ट पीछे ओवरलैप है, तो हमें तो कर्व्ड सरफेस भी चाहिए ना, तो कर्व्ड सरफेस इस ब्लॉक का भी लेंगे, इस ब्लॉक का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू लेंथ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट, बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल। ये आपका क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या क्या फॉर्मूला होता था ना, टी इंटू बी प्लस एच इंटू एल, तो लेंथ ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट, बी नॉट प्लस एल नॉट प्लस बी नॉट प्लस एल नॉट, तो 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल। ठीक है, ये एरिया हो गया। ओके, एरिया हम निकाल दिए, अब हमें क्या चाहिए, क्यू जी पी चाहिए, है ना। तो पहले तो जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। ए बी एफ बी प्लस आपका ए एस एफ एस, ठीक है। पहले क्ले के किसके देखते हैं, क्ले के केस में क्यू यू बी, क्यू सॉरी ग्रुप लेना क्यू जी बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, अब बेस क्या हो जाएगा बी नॉट इंटू एल नॉट, है ना। ये आपका चाहे सैंड ले लो या क्ले लो, दोनों में ये रहेगा, ठीक है। इसका हम जनरलाइज क्यू ग्रुप ले लेते हैं, बी नॉट इंटू एल नॉट, ये आपका चाहे क्ले हो या आपका सैंड हो, दोनों केस में वैलिड रहेगा, इंटू 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल, ये एल नॉट अलग है, ये एल अलग है। एल नॉट क्या है, आपका जो प्लेन है ना, ये आपका एल नॉट हो गया, और जो आपका हाइट हो गया या लेंथ हो गया वो आपका एल हो गया, ये ध्यान रखना, इंटू एफ एस। ये आपका जनरलाइज हो गया, क्ले के केस में भी लेते हैं, ये आपका सैंड के केस में, तो क्यू जी बी, है ना। तो आपका क्ले के केस में लेते हैं, क्यू जी बी क्या हो गया, बी नॉट इंटू एल नॉट एरिया हो गया, एफ बी क्या हो जाएगा, ये आपका सी वन एन सी सेम रहेगा, प्लस ए एस क्या है 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल। अब एफ एस क्या था, अल्फा सी टू था सिंगल में, तो आपका जो आपका ग्रुप में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ये ब्लॉक देख रहे हैं ना, तो ये क्ले से जुड़ा हुआ, यहाँ पर भी क्ले, यहाँ पर भी क्ले है, तो ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो क्ले के केस में अल्फा 1 होता है, ये ध्यान रखना, ये आपका क्ले के केस में हुआ। सैंड के केस में क्यू जी बी, ये क्या हो जाएगा बी नॉट इंटू एल नॉट, ये तो रहेगा, इसमें आपका सेम सिग्मा डैश वी एन क्यू, कोई चेंज नहीं, प्लस 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल, इसमें क्या रहता था के इंटू सिग्मा डैश ए इंटू 10 डेल, इसमें सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, के इंटू 10 डेल पहले लिख दिया, ठीक है, 10 इंटू सिग्मा डैश ए इंटू 10 डेल, ठीक है। एरिया तो चेंज होना ही है, आपका सिग्मा इज इक्वल टू 1 हो गया क्ले में, और यहाँ पर आपका सैंड में कोई चेंज नहीं है, एरिया तो आपका चेंज होना ही है, तो ये आपका ग्रुप हो गया क्यू जी बी, ठीक है, वही आपको बताया गया है। यहाँ पर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फॉर्मूला तो एन मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी सब सेम है, बाकी ये सिंगल का है, ये तो पढ़ ही रहे हैं, इंटू एन कर दिए, तो ये आपका ग्रुप का आ गया। लेकिन ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर मोड। अब बेस्ड ऑन ब्लॉक बेस्ड ऑन ब्लॉक फेलियर मोड, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये ब्लॉक फेलियर मोड लिखा है, बेस्ड ऑन ब्लॉक फेलियर मोड, इसको क्यू जी बी बोलेंगे, इसको क्यू जी आई बोलेंगे। तो क्यू जी बी ए बी तो रहेगा ही, सी वन एन सी प्लस ए एस इंटू अल्फा सी रहता था, अल्फा सी टू, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और आपका सैंड में ए बी क्या है, अभी वो तो देखी चाहिए, इधर और देख लेंगे, सिग्मा डैश वी इंटू एन क्यू, कोई चेंज नहीं है, ये इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस है एट बॉटम, है ना। ये आपका ए एस के इंटू सिग्मा डैश ए, ये आपका अफेक्टिव एवरेज स्ट्रेस, ये हम देख चुके क्या है, और आपका टेंडल। अब ए बी और ए एस क्या है, दोनों में ए बी एस यार, ए बी और ए एस बी नॉट इंटू एल नॉट, और ए एस क्या है 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल, ठीक है। बी नॉट एल नॉट देख लिया, अगर 2 पाइल्स है तो एस प्लस डी हो जाएगा, 3 पाइल है तो 2s प्लस डी हो जाएगा, 4 पाइल है लाइन में तो आपका 3s प्लस डी हो जाएगा। तो आपको फिगर देख के भी बी नॉट एल नॉट आपका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ मिल गया, ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, ग्रुप बेस्ड ऑन ब्लॉक, तो दोनों फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते ना, हमें तो ग्रुप का चाहिए, पाइल ग्रुप कैपेसिटी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये दोनों का मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ क्यू जी आई एंड क्यू जी बी, जो भी मिनिमम है ये आपका क्यू जी रहेगा, तो ये आपका क्यू जी हुआ, ठीक है, मिनिमम ऑफ क्यू जी आई एंड क्यू जी बी। अब आपका सेफ कैपेसिटी क्या, अच्छा इसमें एक और चीज़, क्यू जी बी अब कभी बोलता है कि आपका सपोज अभी हम पिछले में पढ़े थे ना, पाइल ग्रुप कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू जी इंटू एन इंटू क्यू आई, ये पढ़े थे, ठीक है। अब कभी बोलता है कि एफिशिएंसी 100% है, मतलब बेस्ड ऑन ग्रुप कैपेसिटी और आपका बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी दोनों आपका सेम है, मतलब क्यू जी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू आई, है ना, ये है बेस्ड ऑन ब्लॉक, इसको क्यू जी भी लिखना था, यहाँ पर क्यू जी लिखा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ग्रुप कैपेसिटी
और इज इक्वल टू बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, दोनों इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ग्रुप कैपेसिटी क्या है, मिनिमम ऑफ क्यू जी आई इंटू क्यू जी बी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एफिशिएंसी था एक्चुअली में क्यू जी बी लिखना था, ये बेस्ड ऑन ब्लॉक कैपेसिटी, ठीक है। इंडिविजुअल तो ये आपका ये है, ठीक है। ओके तो दोनों का मिनिमम और एफिशिएंसी इक्वल हुआ, तो आपका जो क्यू है वो इक्वल हो जाएगा क्यू जी बी है वो इक्वल हो जाएगा क्यू जी आई, दोनों का एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। ओके तो सेफ कैपेसिटी, इसको हम जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेफ कैपेसिटी क्या हुआ, जो क्यू जी है क्यू जी बाई एफ, ठीक है, ये हुआ। अब जो सेटलमेंट रहता है, सेटलमेंट ऑफ ग्रुप पाइल इज ऑलवेज मोर देन डेट ऑफ सिंगल पाइल, तो सिंगल पाइल में सेटलमेंट हमेशा कम रहेगा और आपका ग्रुप पाइल में हमेशा सेटलमेंट ज़्यादा रहेगा। ये कंफ्यूज मत हो ना, पाइल ग्रुप कैपेसिटी में जो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% बोला, तो एक्चुअली में क्यू जी इज इक्वल टू क्यू जी आई एन इंटू क्यू आई हुआ, ये आपका ग्रुप कैपेसिटी है। ग्रुप कैपेसिटी बेस्ड ऑन ब्लॉक है, ये ध्यान रखना, बेस्ड ऑन ब्लॉक फेलियर, और ये इंडिविजुअल तो है ही। एक्चुअली में क्यू जी अभी अलग से बाद में क्या पढ़े, ये बेस्ड ऑन क्यू जी बी और क्यू जी आई। फिर कुछ बोलोगे क्यू जी और क्यू जी आई तो सेम है ना, ये तो और ये तो सेम है, ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, तो यहाँ पर जो रिफर कर रहे हैं ना क्यू जी बी रिफर कर रहे हैं एफिशिएंसी में, और एक क्यू इंडिविजुअल ये आपका ये रहा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू जी बाई क्यू एन इंटू क्यू आई है, ये किस पे है, बेस्ड ऑन क्यू जी बी, ठीक है। सेटलमेंट हमेशा इंडिविजुअल में कम रहेगा और आपका जो ग्रुप पाइल है उसमें हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फॉर्मूला। अब हम स्टैटिक कवर कर चुके हैं, डायनेमिक फॉर्मूला को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में आप कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।